इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां भाग 5, जिसमें हम प्राचीन सत्ता से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ऊपर का भाग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम इसको शुरू करते हैं। तो हड़प्पाई समाज, अभी हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हैं। जैसे में आप मोहनजोदड़ो जो फिल्म देखे होंगे ऋतिक रोशन का, जो इसके पक्ष के हो मुट्ठी और जिसके जो पक्ष के ना हो मुट्ठी खोल देने, है कि नहीं। तो वैसे ही फैसले लिए जाते थे वोट के अनुसार। उदाहरण के लिए हड़प्पाई वस्तुएं जो थी, हड़प्पाई वस्तुएं, तो हड़प्पाई पूरा वस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही लें, असाधारण एक रूपता को ही ले जो एक जैसे ही हो, जैसा कि मृद भांडो, जैसे चित्र 1.14 में देखने को मिला है। मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, ईंटों का उत्पादन किसी एक जगह पर नहीं होता था, अलग अलग जगह पे होते थे। जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में सामान्य अनुपात की थी। जम्मू से लेकर गुजरात तक ईंटें बनाए जाते थे। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी और इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। श्रम को वहां पर इकट्ठा किया गया था, मतलब मजदूरों को। और इस सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था, मतलब इस सारे क्रियाकलाप को मतलब कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ये किसके जिम्मे था इकट्ठा करने के लिए और काम करवाने के लिए। सामने आपको एक तस्वीर दिख रहा है 1.23। यह पुरोहित राजा, मतलब ये एक राजा का चित्र है जो पुरोहित भी थे शायद माना जाता है। अब आगे आ जाता है प्रसाद तथा शासक। क्या चीज? प्रसाद तथा शासक। तो सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी, सत्ता का केंद्र अथवा सत्ताधारी मतलब राजा। तो राजा के नीचे का जो अधिकारी होते हैं, तो सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई तत्व उत्तर, मतलब कोई यहाँ पर तत्वरित उत्तर नहीं देता, मतलब सही उत्तर कोई नहीं देता यहाँ पे जो तर्क संगत हो, जिसमें तर्क हो। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संख्या दी है। प्रसाद की संख्या मतलब बड़ा सा रुकने ठहरने लायक, तो वैसे ही संज्ञा दी गई है। परंतु सबसे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली, वहां पर कोई बड़ा वस्तु नहीं मिला है, सब छोटा मोटा। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और पता नहीं इसको क्या माना जाता हो, किसी को नहीं पता है। अनुमान है कि राजा हो सकते हैं और यह माना जाता है कि आज भी प्रचलित है, यह नाम आज भी प्रचलित है। क्या चीज? पुरोहित राजा का संज्ञा आज भी दिया जाता है, जैसे मैं अभी इसके नीचे लिखा गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं के परिचित थे, वहां के राजाओं से ये लोग परिचित थे। और यही सामान्यता जो थी ना, हर किसी के बीच में सामान्य भाव को जोड़ा जाता है, तो सामान्यताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन क्या ढूंढी क्या नहीं ढूंढी, अपने क्षेत्र के अनुसार ढूंढा, इधर के क्षेत्रों से नहीं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 23 पे, अभी पृष्ठ संख्या कितना चल रहा है? 17 चल रहा है, आगे हम पढ़ेंगे 23 पे। हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक परंपरा अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है और न ही यह जानने का साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते हैं, चाहे करते थे, उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी कि दूसरे किसी के पास होता था। जो राजकाज का काम करेगा उसके पास सत्ता होता था कि किसी दूसरे के पास होता था। ये सब माना जाना, यहाँ पर ये लोग अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुमान इन लोगों का लगता नहीं है। लोग केवल अनुमान लगाते हैं कि उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी।
कुछ पुरातात्विक इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक हिले नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, एक जैसा थी। दूसरे पुरातात्विक यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह कोई और जो है अलग तर्क देते हैं कि यह एक ही राजा था, यहाँ पर एक ही राजा था, जैसा कि पुरातत्वविदों में सामान्यताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। तो ये लोग मानते थे कि एक ही राजा होता होगा, 2-3 राजा नहीं होते होंगे। अभी तक की स्थिति में देखें तो अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होता है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा उस समय जो निर्णय होता था, जटिल निर्णय लेने के लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। मतलब ऐसा कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है, संभव ही नहीं है कि पूरे क्षेत्रों पर कोई एक वहां पर सब काम कर सकता है, होता ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग लोग नहीं होंगे, अलग अलग काम करने वाले अलग अलग काम लोग नहीं होंगे, तो काम तेजी से होता नहीं है, काम फंस जाता है। आगे देखेंगे, पहले यह मानचित्र उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र, ये उत्तरी सिसवल है और ये सब हड़प्पा का क्षेत्र है। किधर का? उत्तर का। यह अरब सागर है। रंगपुर 2 BC, ये रंगपुर 2 BC शायद खोजने वाले का नाम भी हो सकता है। ये सावधान H है। सिंधु नदी इसको बोलते हैं। स्वात और झुक्कर, ये सब नदी के होते हुए आने वाले गांव है जो अरब सागर में गिरते थे। अभी भी सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है पाकिस्तान से होते हुए। अब आते हैं सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हमने सभ्यता बना कैसे, उपजा कब, राजा कौन, सत्ता कैसा, माल कैसा बना। अब आता है कि अंत कैसा हुआ। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। जितने भी हड़प्पा स्थल बने थे उनको त्याग कर अलग अलग जगहों पर लोग चले गए थे, और इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। उत्तर वाले इलाके थोड़ा ज्यादा दिन तक ले चले। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों में भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जो वहां की संस्कृति थी उसमें बदलाव आया। जैसे सभ्यता की विशिष्टता, चाहे सभ्यता के विशिष्ट पुरातत्वविदों बाटो, मोहरों तथा वशिष्ठ मानकों का समाप्त हो जाना। अगर वहां का सब जो प्राकृतिक संपत्ति है वो समाप्त हो जाता है, इसीलिए उधर के लोग वहां का जगह छोड़कर दूसरा जगह जाने ही उन लोगों ने उचित समझा और वो लोग चल दिए। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गया। सामान्यतः बात कर ले तो थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया गया। तो थोड़ा वस्तु के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल का प्रयोग किया गया। थोड़ा सा बनाना था तो थोड़ा ही लगेगा। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ। घर बनाने का जो तकनीक था उसमें कमी आ गई तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर जितने भी पुरावस्तुएं थे, तब पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। और इन संस्कृतियों को, जितने भी उधर की संस्कृति थी, तो सभी संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्त संस्कृति कहा गया। और फिर ये लोग उत्तर की तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे, और उत्तर से बढ़ते बढ़ते वो सिंधु नदी के सहारे, झेलम नदी के होते हुए वो लोग चले आए जम्मू कश्मीर के तरफ और राजस्थान हरियाणा के तरफ, और उधर ही उन लोग अपना डेरा डाल दिए। यह परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इस विषय में कोई व्याख्या दी गई है। क्या दी गई है?
इनमें जलवायु परिवर्तन है, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और यह मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। यहाँ पे इनके वजह से ये लोग बदले, अपना बंटवारा कर लिए। और इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं है। पूरी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता, पूरी सभ्यता क्यों खत्म हो गई, इसके बारे में कोई साक्ष्य, कोई सबूत हमें नहीं देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। किसी कारणवश हड़प्पाई राज्य का पूरा अंत हो गया। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृत भांडों के लेप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है। उससे बल मिलता है कि ऐसे कारण हुए होंगे जिसके वजह से ये लोग खत्म हो गए, लेकिन उनका सामान वहां पर रह गया। उपमहाद्वीपों को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्रविद से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करना पड़ा। और उपमहाद्वीप के जितने भी लोग थे, अलग क्षेत्रों के लोग, उनको शहर बसाने के लिए करीबन 100 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। 100 वर्षों से भी ज्यादा लग गया। यहाँ पर सहस्त्रविद मतलब आपको शताब्दी तो है नहीं, यहाँ पर 400-500 वर्ष लग गया उन लोगों को नया इलाका जमाने में, नया इलाका बनाने में, शहर विकसित करने में। आगे आता है एक आक्रमण के साक्ष्य कि कैसे आक्रमण हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। चलिए जानते हैं। डेड मैन लेन। डेड मैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक प्रवृत्ति है। 3 से 6 फीट तक उसका चौड़ाई है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी तथा भाग तथा एक व्यापक की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली है। मतलब इतने प्रकार के वहां पर हड्डी मिले हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में है, मतलब एकदम सब चीज टूट टाट गया, सड़ गया है। यह धर पीठ के बल गली में आरा पड़ा था, मतलब उसको टिका दिया गया। पीठ के बल वो लाश था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे और इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 से उद्भत, मतलब उसके अनुसार इसको बताया गया है। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हमें जब क्लास 10th में थे तो हमें पढ़ाए जाते थे, अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं इंडस सिविलाइजेशन। 1925 में मोहनजोदड़ो के इस भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले हैं जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। जो मृत्यु के समय वो लोग पहना था वो सब यहाँ पर मिल चुका है। बहुत समय पश्चात 1947 में RIM नाम है, तो RIM बहिलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीपों में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिनका अर्थ है प्रचीर, किला या गढ़। प्रचीर, किला या गढ़। तो किला को ही प्रचीर बोलते थे। चारों तरफ से जो बाउंड्री वाला इलाका होता था उसको प्रचीर, किला या उसको गढ़ बोला जा सकता है। आर्य के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा जाता है। गढ़ को बर्बाद करने वाला उनको कहा जाता है। ये दुर्ग कहाँ है? दुर्ग अब किसको बोलेंगे? किला को ही दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग कहाँ है या थे, जानते हैं। पहले यह माना जाता है कि यह मिथक मात्र थे। हड़प्पा में
हाल में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्य अनार्य प्रकार की मतलब एक अलग प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिनमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदी की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर मतलब वहीं पर स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, मतलब जो वहां पर अच्छे तरीके से स्थिर सभ्यता थी वो नष्ट कैसे हो गई। हो सकता है जलवायु संबंधित आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर कर दिया, पर अधिक संभावना इस बात की जताई जाती है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। जो लूटने वाले जो लोग आते थे अफगानी ईरानी, वो लोग उसको लूट लिए। यह मात्र संयोग की ही नहीं हो सकती, यह मात्र कोई संयोग का बात नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। परिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है, इंद्र को वहां का देवता माना जाता है। RIM व्हीलर हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया जनरल 1947 से उद्भत, तो यहाँ पर 1960 के बताए गए हैं। तो 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातात्विक ने मोहनजोदड़ो में जनसंचार के साक्ष्यों का सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि इस स्थान पर मिले सभी स्थिर पंजर एक ही काल से संबंधित थे, एक ही साम्राज्य से ये सब मिले जुले हैं। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप में संहार के संकेत मिले हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भ में मिली है वे इंगित करती है कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनवाए गए थे। तो ये श्रद्धाहीन तरीके से सावधान बनवाए गए थे, इसलिए ये बर्बाद हो गए। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर देखेंगे तो अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। यहाँ पर अग्निकांड मतलब पूरा इलाके में आग लग गया तब विनाश हुआ, ऐसा भी नहीं है। हम मोहनजोदड़ो जो फिल्म देखेंगे तो वहां पर देखते हैं कि बाद में सिंधु नदी का बांध टूटता है और सब जलाशय की वजह से सब बंद हो जाते हैं, सब पानी से ढक जाते हैं। सिंधु नदी का नजारा बदला, सिंधु नदी का दिशा बदला, इसलिए वो अब देखने को मिलते हैं, ऐसा माना जा सकता है। शहर के अंतिम काल ये तो हो गया ना। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। हथियार है पर शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम अमरक्षण के कोई साक्ष्य वहां पर नहीं मिले हैं। मतलब वहां पर ये सब होने से पहले ही ये लोग हट गए, निकल गए वहां से, ये माना जा सकता है। जीएस डेल्स द मिथिकल मैसेकर एक्ट मोहनजोदड़ो एक्सपीडियंस 1964 से उद्भव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तथ्य का सावधानी पूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। मतलब सावधानी पूर्वक अगर हम उसको पढ़ लिख कर कुछ बताते हैं तो पहले का जो भी हमारा डाटा रहता है उसको बदल दिया जाता है पूरा, क्योंकि नया रिजल्ट, नया समाचार, सब चीज नया नया। अब आता है हड़प्पा का अंत, तो हम जान गए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की। ठीक है, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण, उसके बारे में बात किया, इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। अलग अलग सबूतों को एक साथ जोड़कर उन लोगों ने कुछ किया। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की, किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए लोग क्या किए, सब कुछ भूल गए।
जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्रविधियों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद रहना शुरू किया, आरंभ किया, तब वे यही नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का कार्य, अर्थात मतलब उसका अर्थ लगाया जाए, मतलब क्या हुआ, कैसे क्या नहीं, उसका अर्थ लगाया जाए, वो लोग सब भूल चुके थे। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि फिर खजाने के लिए खुदाई के समय, जब खजाने के लिए खुदाई की गई तो यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए, ये सब ये लोग भूल चुके थे। और पहले का लोग कुछ खजाना छुपा कर रखते थे, उन सभी खजाने का इस्तेमाल लोग भविष्य में कभी किया करते थे। कनिंघम का भ्रम, कनिंघम का भ्रम यहाँ पर देखो, कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का बनाया गया रेखा चित्र, ये मुहर जो उसको पहली बार हड़प्पा से मिला था। चलिए कनिंघम के बारे में पढ़ लेते हैं। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खजाना, चाहे उत्खनन, वहां का जो उत्खनन हो रहा था उसको खोदा जा रहा था, तो उत्खनन जब आरंभ हुआ तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों सहित तथा अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी तक उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। मतलब करीबन इधर का कितना 600 वर्ष और इधर का कितना 400 वर्ष, तो 900 वर्ष 6 और 4 1000 साल के बारे में इन खोजने के लिए कार्य किया। तो उसके बीच में ये लोग खुदाई किए। उपमहाद्वीपों में आए चीनी बौद्ध जो तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया कि वो लोगों ने क्या लिखा है, कैसे लिख कर गए हैं, कहाँ पर क्या मिलेगा, उसके बारे में काम किया और खुदाई करवाया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान, कनिंघम ने अपना जब सर्वेक्षण किया, चारों तरफ देखा, तो उसके दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया, उसका अनुवाद भी किया, पूरा चीनी भाषा का अनुवाद कर दिया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व थी, चाहे सांस्कृतिक महत्व की थी, वैसे ही वो लोग खोजते थे वहां से। ऐसे ही खोजने के लिए उन लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश भी किया। अब क्यों किया क्यों नहीं किया भैया, उन लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है, आप भी जानोगे जब उसके बारे में आप ज्यादा सोचोगे तो। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा जैसे पूरा स्थल जो चीनी यात्रियों के यात्रा कार्यों का हिस्सा था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। और जो कनिंघम था अपना अन्वेषण जब करता था, दिमाग लगाता था, तो उसके दिमाग में ये फिट नहीं करता था कि हम क्या कैसे क्या करना है, और जो उसके दिमाग में आता था वो वही करता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिली थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, कुछ तो कनिंघम तक गई, फिर भी वह समझ नहीं पाया कि यह पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी, क्योंकि उसको क्या पता, आज का जमाना का मशीन तो था नहीं उस जमाने में। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दिया, ठीक है। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। उसके बारे में लोगों ने मिलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। तो गंगा के घाटी में पहला शहर कौन सा पनपा था उसके बारे में, तो उसके अनुसार हुआ था। अध्याय 2 में देखेंगे हम। सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि
हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक हो गया, क्योंकि हड़प्पा के सभ्यता को लोग इतना जल्दी समझ भी नहीं सकते थे। अब कनिंघम का तो मानना था कि भारत के प्रारंभिक राजा जो हुआ करते थे, प्रारंभिक शहर जो हुआ करता था, वो गंगा नदी के किनारे ही पनपा था। ये माना भी जा सकता है क्योंकि गंगा नदी जो है सिंधु नदी से ज्यादा पवित्र हम लोग मानते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक नवीन प्राचीन सभ्यता तो जो कालांतर में थी। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, पूरा स्थल टीले और अस्तर, पूरा स्थल टीले और अस्तर। तब पुरातात्विक पूरा स्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बचते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंडन के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थानीय परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता के कटाव के कारण भूमि खंडों के स्वरूपों में बदलाव आ जाता है और उन सभी टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। आवास का जब पता चलता है तो ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्राकृतिक और इनमें मिली पूरा वस्तुओं के संदर्भ में विभिन्न होता है, अलग अलग होता है। और परित्यक्त स्तर जिन्हें बंजर स्तर कहा जा सकता है कि पहचान इन सभी साक्ष्यों के अभाव से की जाती है। इन सबका पहचान अलग अलग साक्ष्य सबूतों से किया जाता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होती है। नीचे वाला प्राचीनतम, ऊपर वाला नवीनतम। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों को मिली पुरा वस्तुओं से विशेष सांस्कृतिक काल खंडों में संबंध किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक काम पता चलता है कि सांस्कृतिक काम उसका कैसे हो सकता होगा। अब आते हैं कालांतर। तो कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी, मतलब आज से करीबन 100-150 साल पहले, तो दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा है। और एक अन्य पुरातात्विक रखाल दास, नाम था रखाल दास बनर्जी, एक और पुरातात्विक थे जिसका नाम था रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के, हड़प्पा से जो उसको मोहर मिली, तब मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकालने, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। और इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। पूरे विश्व में घोषणा किया कि एक नया सभ्यता सिंधु घाटी के सभ्यता में मिलेगा, सिंधु घाटी के इलाके में मिलेगा। KS N राव द स्टोरी फॉर इंडियन कार्नियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उन्हें उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, मतलब जहां पर पाया 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पूरा स्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा स्थलों पर मिली मोहरे जैसे पर मोहर जो वहां पर मिले, तो मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिलती रही। जब तक पहचाना नहीं जा सकता मोहर मिलता रहा। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी जानकारी हमें मिली कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, मतलब मेसोपोटामिया के साथ जुड़ी हुई थी।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। और जब मार्शल यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बना तो बहुत ज्यादा कार्य किया अपने कार्यकाल में। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे, मतलब पैसा लेकर नौकरी पर। तो पेशेवर पहला वो पुरातात्विक थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्य का अनुभाग भी लाए। और जो उधर यूनान और क्रीट में कार्य कर रहा था उसका अनुभव भी वो लोग लेकर इधर आए थे, उसके अनुसार ये काम कर रहे थे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। वह भी चाहते थे कि हम आकर्षक कुछ खोज पाए, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की कोई उत्सुकता नहीं थी। दैनिक जीवन कैसी थी उसको जानने की कोई टेंशन नहीं थी, उसमें उसकी मर्जी नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी कि वो जाने। एक छोटे टीले का अस्तर विन्यास ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह अस्तर सदैव शैक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं थे। अब यहां पर आता है मार्शलपुरा स्थल के अस्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिणाम वाली नियमित शैक्षित इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। सब किसी को समझा सिखाकर ये परिणाम के साथ सबूत के साथ वहां पर खुदाई उत्खनन करने के लिए कोशिश करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता है। सब चीज को अलग अलग प्रकार में बांट दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जब हम देखेंगे तो इन खोजों के संदर्भ में ये जो भी मिले हैं तो उसके बाद में हम उसके विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। बहुमूल्य जानकारी जो थी वो सब लुप्त हो जाती है। तो आप ये जानो हड़प्पा में व्हीलर, इसको अगले भाग में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा में व्हीलर आरंभिक पुरातात्विक कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे, एकदम साहस लगाकर। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभवों के विषय में यह लिखा है, क्या लिखा है? मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम समुदाय अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की टांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों तक पहुंचा, ऊंचाई तक पहुंचा, जो चांद की रोशनी में रात के समय जो चांद की रोशनी में अवलोकित हो रही थी, दिखाई दे रही थी। उसके समीप जब जाने के बाद विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतक जो हमारे साथ कर्मचारी थे, सहकर्मचारी, उन्होंने चेतावनी दिया कि हमें अपना निरीक्षण काम जो था अगले सुबह 5:30 बजे आरंभ करें और 7:30 तक 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए। इसके पश्चात वहां पर हम बात करेंगे तो बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी 7:30 के बाद। उसके बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरता पूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहर मतलब पड़ोस का जो इलाका उधर का है, तो पड़ोस के बीहर से अनगिनत रियासतों की रात की हवा को चीरती हुई, मतलब अनेकों रियासतों से होते हुए हवा चीरती हुई आवाज के बीच हम सोने चले गए। जिधर से हवा आ रही थी उधर साइड में सिर का हम सोने चले गए। अगली सुबह ठीक 5:30 में 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। फिर इतना बड़ा है। 6 घंटे बाद भी मेरे
घबराए हुए कर्मचारी गण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालित और चाकुओं के साथ कुदाली मतलब कुदाल जो बोलते हैं ना, तो कुदालियों और चाकू के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर एक बात का था, तो मुझे डर इस बात का थी कि हमारे सहयोगियों, जो भी सहयोगी थे वहां पे काम के, मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें। और मेरे काम का जुनून इतना तगड़ा था कि हमारे इर्द गिर्द के लोग मुझे सनकी ना समझ ले, इसका डर था उसको। RIM व्हीलर, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, 1976 से अद्भुत, मतलब 1976 में यह रिपोर्ट उन्होंने जाहिर किया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे नई तकनीकों तथा प्रश्न, तकनीकें तथा प्रश्न। तकनीकों के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा जानकारी अच्छे तरीके से लेंगे उस समय क्या तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।